बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ही की पाकी बयान कर रही है हर चीज़ जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, और वही सब पर गालिब बड़ा दाना है। वही तो है जो बाहर निकाल लाया अहले किताब के काफिरों को उनके घरों से पहली जिला वतनी के वक्त। सूरह अल हश्र की आयत नंबर 1 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, इसका एहतराम करने, इस पर अमल करने और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आज जुमअतुल मुबारक है, 10 रबीउल अव्वल है, 1433 हिजरी, 3 फरवरी सन 2012। और आज के मौजूद मेहमान हैं मोहतरम जनाब सईद आसिफ साहब, डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाए वक्त। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? जी अल्लाह का करम है। और सियासी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है, हालांकि लाहौर का मौसम आज कभी ठंडा होता है, कभी साथ, ये सारे मामले साथ साथ ही चल रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई अच्छी फिजा बन जाए इसमें। राइट। और पहले हम खबरें शामिल करते हैं, फिर आपकी जानिब आते हैं। सही साहब, पहली खबर है नाज़रीन, आज की लीड स्टोरी जो नवाब वक्त ने लगाई है वो वज़ीर आज़म के हवाले से है कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 13 फरवरी को तलबी। हमें गर्ज नहीं हुकूमत ख़त लिखती है तो स्विस अदालतों में इसके क्या नताइज निकलेंगे। जस्टिस नासिरुल मुल्क, चाहता हूँ अदालत की इज्जत बचाई जाए। एतजाज़, आप चाहते हैं हम अपनों के सामने बेशक बेइज्जत हों। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, फैसले पर अमल दरामद के लिए बाजू मरोड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म को नीचा दिखाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। एतजाज़ एहसन, ऐसा नहीं चाहते। पहले आपने इस्तिस्ना की बात की, अब दूसरी बात कर रहे हैं। जस्टिस नासिरुल मुल्क, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। और कानूनी माहिरीन की राय शामिल करना चाहेंगे नाज़रीन। कानूनी माहिरीन किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए गए तो 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं कानूनी माहिरीन। सदर मुस्ताफ़ी हो जाएं। अतहर मिनुल्लाह, ख़त लिख दिया जाता तो ये नौबत ना आती। यासीन आज़ाद, एतजाज़ ने गलत बयानी की। अनवर मंसूर, हुक्म में सुकुम साबित करना होगा। नासिरा जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल का भी रद्द अमल। और वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने इस सूरत हाल पर जिस तरह से रिएक्ट किया है, जो उनका बयान है वो भी आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि तौहीन अदालत केस पर सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला तस्लीम करेंगे गिलानी। तलबी पर पहले भी हाजिर हुआ, अब भी पेश होऊंगा। तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं, आइन के तहत काम करें तो कोई तनकीद नहीं होगी। NRO अमल दरामद केस अदालत में ज़ेर समात है, नताइज का इंतज़ार किया जाना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और इसी नुक्ते से कि हम अदलिया का एहतराम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, जब वज़ीर आज़म डिवोर्स जाते हैं वहाँ पर बरतानवी और अमरीकी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू देते हैं, एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि ठीक है मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। आप समझते हैं कि वो लम्हे अब आए ही चाहते हैं? देखिए शाह साहब, बिल्कुल आपने डिवोर्स के हवाले से बात की तो यकीनन उसी वजह से एम्बेरसमेंट हुई है। उनका जो स्टेटमेंट आया, पहले यहाँ एक स्टैंड इन्होंने लिया इस्तिस्ना के हवाले से, हालांकि ये सीधा सीधा केस था, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं। तयशुदा बात है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 17 के 17 जजों ने जब एक यूनानिमसली एक आर्डर पास किया है जी, तो उससे ये मुराद है कि वो सब मुत्तफिक है इस बात पे सदर के इस्तिस्ना के मामला में कि ये आइन के तहत जो सदर के इस्तिस्ना की बात हुई है उसकी मौजूदगी में भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर NRO वापस होने के बाद जो नैब के जितने भी केसेस थे सारे खुल रहे थे, तो उसमें डेफिनेट सदर साहब का केस भी खुलना ही खुलना है। ठीक, इसमें कोई ऐसा लगी लिपटी वाली बात नहीं, इन्हें ओबे करना चाहिए था। अब जिस तरह कल में साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब जो है वो उनके एक ख़त का जिक्र हो रहा था जब वो अटॉर्नी जनरल थे और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, सिर्फ यानी कि इख्तलाफ की वजह से, इसी इशू पर इख्तलाफ था उनका कि ख़त लिखना है या नहीं लिखना। वो कहते थे कि आप ख़त लिख दें, कोई हर्ज नहीं इसमें। आगे जो मामला होना है स्विस कोर्ट्स में, वो में भी सदर के जो इस्तिस्ना की बात है वो स्विस कोर्ट्स में पूरी हो जाए और उस इनिशिएट ना करें वो कार्रवाई, लेकिन एक जो आप अदालती जो तकाजा है आप वो पूरा करके वो ख़त लिख दें आप जी। उसी वक्त अगर ये यानी कि स्मूथली इन्होंने कर लिया होता, ये सेटल कर लिया होता, तो आज ये नौबत ना आती। बिल्कुल सही।
अब प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते हैं कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, और यानी कि अब ये कह रहे हैं कि हर फैसला तस्लीम करेंगे। ये बताए ना, ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बात तो नहीं है ना। कौम को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो आपके इकदामात होते हैं, जो फैसले होते हैं, उनमें तो ऐसी कोई झलक नहीं कि आप अदलिया का एहतराम भी कर रहे हैं और उसके फैसलों को ओबे भी कर रहे हैं। अगर फैसला ओबे करना होता तो यहाँ तक नौबत क्यों आती? वो तो तंज़िया अंदाज में बात हो रही होती है हर जी, जगह पर, हर फोरम पर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मामला है। जिस तरह कल चौधरी एतजाज़ साहब ने जिस तरह थोड़ा सा एम्बेरस करने की कोशिश की है इस हवाले से कि आप यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस सतह पे जाके होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून की नज़र में तो कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई आम आदमी है, सब की हैसियत यकसा होती है। एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बहुत मामलात और बहस भी हो रही है मीडिया के अंदर भी, अखबारात में भी, टीवी चैनल्स पर भी। एतजाज़ अहसन साहब की साख जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का वकील बनने के बाद अब किस हद तक मुतासिर हुई है, और इसकी बहाली के लिए अब एतजाज़ साहब को क्या करना होगा? देखिए जी, मैंने इस बारे में कोई एक दो कॉलम भी लिखे हैं एतजाज़ी मुशावरत के हवाले से। जी बिल्कुल, कि ये कैसे कितनी दानिशमंदी के साथ ये ट्रैप में लेकर आए हैं। जो हुकूमत से आसानी से काम नहीं हो सकता था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की तामील के हवाले से, ये ख़त लिखने के हवाले से, एतजाज़ साहब अपनी कानूनी मुशावरत इन्होंने ऐसी दानिशमंदाना चाल चली है कि ये मजबूर हो जाएंगे अब उसी राह पर आने पे। अब ये ख़त भी लिखेंगे, वो क्या कहते हैं, प्याज भी खाए, और अब नहीं मुझे कहना चाहिए, ये एतजाज़ अहसन साहब ने चली है या हुकूमत ने चली? बिल्कुल ये एतजाज़ साहब की ही चाल है, ट्रैप पे लेकर आए हैं उन्हें। अब ये इस्तिस्ना की बात जो हुई, उन्हें भी पता था कि जब सुप्रीम कोर्ट की पूरी फुल कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है तो वो इस्तिस्ना के बारे में ये तय करके कि लागू नहीं होता इस केस में सदर साहब पर, उसकी रोशनी में ही उन्होंने फैसला किया है। ये इन्हें भी पता था ऐसा, एतजाज़ साहब को। इसके बावजूद इन्होंने जब इनिशिएट किया इस्तिस्ना का इशू, तो उससे साफ नीयत का साफ अंदाज़ा होता था कि ये अब इस्तिस्ना के मामले में इसको ला के सदर साहब को भी फंसाएंगे इस केस में। ज़ाहिर है जब इस्तिस्ना नहीं, अब ये कहलवाना चाहते हैं, जिस तरह पहली प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बावर भी कराया था कि बिलफर्ज अगर हम ये कह देते हैं कि सदर को इस्तिस्ना नहीं है तो क्या फिर आप खत लिखेंगे? उनकी ये थी ना बात। जी बिल्कुल। अब ये है कि ये बेंच है 7 जजों का, फैसला किया हुआ है 16 जजों ने। इनकी तो मजाल ही नहीं है, ये ऑथोराइज्ड ही नहीं है उस फैसले पर नज़रसानी करने की। इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है उस फैसले को, और ये तयशुदा बात है कि जो ऑप्शंस दिए थे 6, उनमें यानी कि एक एक करके उस पर इस बेंच के ज़रिए अमल दरामद कराया जा रहा है। उसमें एक ये भी था कि एक कमीशन हम अपॉइंट कर देते हैं जो उस फैसले को लागू कराए, अदालतें उस बन के। बिल्कुल सही। इस बेंच की हैसियत मैं समझता हूँ कि एक कमीशन की भी है, और इस बेंच ने ही अब 16 जजों के बेंच का जो फैसला था उसे लागू करवाना है। ठीक, तो साफ जाहिर है अब एतजाज़ साहब कितना अपने कानूनी मशावरत की जो महारत है कितना उसे इस्तेमाल कर लेंगे। ये भी अब 16 दिमाग ये भी तो बैठे हैं, लेकिन वो भी थे, ये 7 दिमाग भी है। गड़े खुदाबख्श में जलसा किया, फिर सदर ममलकत की तकरीर के बाद एतजाज़ साहब को दावत दी गई और उसके बाद फिर वो वज़ीर-ए-आज़म के वकील बन गए। आप समझते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब जानबूझकर वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को और सदर को फंसाना चाहेंगे? देखिए, जो मामलात इनके एतजाज़ साहब के 4 साल के दौरान अपनी पार्टी में रहे हैं वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है ना। बिल्कुल सही। कशीदगी की इंतहा भी रही है। अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत इनकी खिदमात से फ़ायदा उठाना चाहती तो शुरू दिन से इनके साथ मुआमला कोई तय कर लेती, लेकिन जाहिर है इन्होंने अदलिया की आज़ादी को लीड किया था, उस स्ट्रगल को, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी की नीयत तो कुछ और थी। वो तो अदलिया की इस अंदाज में आज़ादी चाहते नहीं थे ना, ना जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करना चाहते थे, ना दूसरे जजों को। तो ज़ाहिर इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत के एतजाज़ साहब के मामले में कि ये तो फिर वही बात करेंगे जिसका बेड़ा इन्होंने उठाया हुआ अदलिया की आज़ादी का, वही हमसे मनवाएंगे।
तो फिर वो जो नारे लगे बुखला के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दरवाजे पर, अकबी दरवाजे पर खड़े होकर के जो जरदारी साहब का यार है, जो हुकूमत का यार है, गद्दार है, वो जाहिर है, वो क्यों देखिए वो वक्ती, अब लायर्स कम्युनिटी जो है, एतजाज साहब भी उसी का हिस्सा है। और मैं तो कहता हूँ ये बार और बेंच की जो बात होती है, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इन दोनों के मामलात एक दूसरे से छुपे नहीं रहते। जो भी होता है, जो जुडिशरी में अगर कोई चीज़ एक परवान चढ़ रही है, कोई सोच, वो लायर्स कम्युनिटी को उसका इल्म होता है। अगर लायर कम्युनिटी के कोई अज़ाइम इरादे होते हैं तो वो जुडिशरी को खबर होती है। सही। तो इसलिए इस नाते से एक वक्ती जो जज्बात थे लायर्स कम्युनिटी को, उसका इज़हार वो सामने आया, क्योंकि जब एकदम इनकी बरादरी ने ये महसूस किया कि कल इनका स्टैंड क्या था और आज क्या है। हालांकि बीच में, जिसका मैंने अर्ज़ किया है कि बीच में असल हकीकत तो यही कि ये खुद फंसाना चाहते हैं, इस राह पे लाना चाहते हैं, इस तसनाव वाली बात करके वो ट्रैप में ला के उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है कि सदर साहब भी अब इसकी ज़द में आने से नहीं बच सकते। राइट। अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस हवाले से कुछ मजीद खबरें भी नाज़रीन शामिल करना चाहेंगे। तौहीन अदालत, हुकूमत ने नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला कर लिया। एतजाज अहसन को मुसविदा तैयार करने की हिदायत, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। जरदारी ने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया, अपील दायर करेंगे मौला बख्श चांडियो, असल अदालत अवाम है, हम सरखरू होंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये भी कहना है। और फिर एक और छोटी सी खबर है ज़राए के हवाले से कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म में फ़ोन पर हंगामी राब्ता, स्विस हुकाम को ख़त ना लिखने का आज़म जाहिर किया गया। एक बार फिर वो अज़्म समीम है कि ख़त नहीं लिखेंगे, और दूसरी जानिब वो अपनी जिद पे, अपनी अना पे, अपनी हट धर्मी पे उसी तरह कायम है, उसी तरह कायम रहेंगे। क्योंकि जाहिर है, देखें ना, दोनों सूरतों में उनके इक़्तिदार की जो है बुनियादें वही हिलती है ना। अगर ख़त लिखा जाता है तब भी वो मुजरम गर्दाने जाएंगे और इक़्तिदार से बाहर आ जाएंगे। और वो जाहिर है वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर हमने बाहर ही आना है तो फिर ठीक है, खत नहीं लिखेंगे, सियासी शहीद बनेंगे। फिर जो उनका एक होता है एक माटो दमादम मस्त कलंदर हमने करना है, तो फिर अवाम की बात की जा रही है। अवाम अभी आपने ये फरमाया कि अवाम की अदालत भी है, तो ये अवाम की अदालत में जाने की तैयारियां कर रहे हैं ना सारी। तो क्या गुड्स अच्छा सिनारियो नजर क्या आता है? अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा तो मुझे बुलाया जाएगा, अपील के लिए 30 रोज का वक्त मिला है, फिर अपील भी दायर करेंगे। क्या सिनारियो? अब देखिए, इसकी हैसियत अब अक्यूज की है प्राइम मिनिस्टर की। जब फर्ज जुर्म आयद हो जाती है तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल की जो हैसियत है वो इस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील की होती है, इस्तगासा के वकील की होती है। वो इनके हक में नहीं, इनके खिलाफ पेश होना है फिर अटॉर्नी जनरल ने। तो इस तरह अब देखिए, ये अपील की बात कर रहे हैं तो अपील का तो जाहिर राइट है। इस इंटरम ये जो आर्डर है यानी कि फर्ज जुर्म आयद करने का, इसके खिलाफ भी अपील दायर कर सकते हैं। और मेरा ख्याल इसी आर्डर के खिलाफ ये अपील ये दायर करना चाहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। तो जाहिर है ये हर अक्यूज का राइट होता है, हर पार्टी का राइट होता है। अब यानी एपलेट फोरम इसीलिए मौजूद है ना, अपील के दरवाजे जो हैं इसीलिए खुले रखे जाते हैं कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि उसे सफाई का कोई मौका नहीं दिया। अच्छा, कल अदालत उज़्मा के मनाजिर क्या हो सकते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक बार फिर तलब किया गया, वो जाएंगे दोबारा अदालत उज़्मा के रूबरू पेश होंगे, उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। और फिर कल जो कल कर दी जाएगी 13 तारीख को, कल नहीं 13 तारीख को। तो उस वक्त क्या मनाजिर होंगे, आप क्या समझते हैं कि वो मनाजिर? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि वो तारीख दोहराई जाए जब नवाज शरीफ साहब पेश हुए थे और उसके बाद जो अदालतों का हशर हुआ था, अथल पथल किया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वैसे हालात अब हैं अदलिया में। उस वक्त तो ज़ाहिर है अदलिया भी डिवाइडेड थी, अदलिया के अंदर से एक बेंच क्रिएट हो गया था, इतने हालात साजगार थे उस प्राइम मिनिस्टर के लिए। ऐसे हालात इनके लिए नहीं है, इसलिए इन्हें कदम कदम मोहतात रहने की जरूरत है। 13 फरवरी तक जो हैं उनको टाइम मिल गया है, इसमें मजीद कोई हिकमत अमली बना सकते हैं? देखिए, 13 जब फर्ज जुर्म आयद हो जाएगी तो इखलाकी तौर पे उनका जवाज़ ख़त्म हो जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर कि एक एक्यूज्ड है वो। उसके बाद अगर वो यानी कि साबित हो जाता है जुर्म, कोर्ट उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत उन्हें 6 माह की है सजा, वो सजाए कैद हो जाती है उन्हें। सही। बेशक सजाए कैद के फौरी बाद
ऐसे भी होता है टिल राइज ऑफ कोर्ट जो है वो सज़ा होती है, लेकिन सज़ा तो सज़ा है, चाहे चंद लम्हात की हो, घंटों की हो, महीनों की हो, दिनों की हो। सज़ा जो है फौजदारी जुर्म की सज़ा जो है उसके असरात जो है वो इक्वली मुरतब होते हैं। तो इसमें जो फिर जब इनको सज़ा हो जाएगी तो उसके बाद इनकी जस्टिफिकेशन कानूनी भी ख़त्म हो जाएगी, आइनी भी ख़त्म हो जाएगी एज रुकन पार्लियामेंट, क्योंकि आइन की दफ़ा 63 जो है 63(2) फिर वो लागू होगी। उसकी रोशनी में फिर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो स्पीकर के पास जाएगी और स्पीकर बाउंड होंगे फिर वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाने के कि ये अक्यूज्ड है, हो चुके हैं, मुजरम करार पा चुके हैं, इसलिए इन्हें डी सीट कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन इन ड्यू प्रोसेस इनकी नशिस्त खाली हो जाएगी। बिटवीन लॉ एंड लॉयल्टी। जी 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 हाँ, ये सही बात है। यही है ना कि ये तो लॉयल्टी की इंतहा को पहुंचे हैं। सदर साहब को बचाने की खातर इन्होंने अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनाया है, वरना ऐसा इनका तो कोई ऐसा जुर्म नहीं है ना। वो तो एक हट धर्मी जो है इक़्तिदार के आला ऐवानों से शुरू हुई, जब पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुला के उसमें बाकायदा तय किया गया कि हमने ख़त नहीं लिखना। आज भी वही टोन है जो आपने खबर पढ़ के सुनाई है। जी बिल्कुल। तो उस अज़ायम में तो कभी नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर बेचारे ज़ाहिर है सदर साहब इनकी पार्टी के को चेयरपर्सन भी हैं, हकीकतन वो चेयरपर्सन ही हैं। आगे पार्टी टिकटों का फैसला भी उन्होंने करना है, मुस्तकबिल की जो सियासत है पार्टी की उसके बारे में भी उन्हीं का अमल दखल होना है। तो इसमें ये एक वर्कर की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पार्टी के वर्कर की हैसियत से इन्होंने ये मुनासिब समझा होगा कि चले मैं अपने पार्टी हेड की खातिर इतनी कुर्बानी दे देता हूँ। अल्लाह करे कि इनकी इस ऐसी कुर्बानियों को इन्हें सिला भी मिले, जिसकी आगे मुझे तो तवक्को नजर नहीं। राइट, कुछ इंटरनेशनल मीडिया की बात कर लेते हैं कि दुनिया भर के मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ दी, और जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये हुक्म आया कि वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 13 फरवरी को उन्हें तलब करने का हुक्म दिया गया, दुनिया भर का मीडिया इस खबर को बहुत अहमियत दे रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म पर फ़र्द जुर्म से पाकिस्तान नए सियासी बहरान से दोचार है और हुकूमत अदालत को चकमा देने के लिए कानून दानों की वैरायटी इकट्ठी करने की मशक करती रही है, और अदालत को अब मज़ीद किस तरह से कोशिश की जाएगी कि कोई दाव पेच इस्तेमाल किए जाए। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है कि नया सियासी बहरान पैदा होने जा रहा है पाकिस्तान में, इस पर भी कुछ फरमाइए। इसमें शाम से देखिए वो कल इल्ताफ भाई भी वहाँ टेलीफोनिक अपील कर रहे थे कि अब सिस्टम को बचाया जाए। ये जब यानी कि अपने दामन में आग लगती है तो फिर ही इन्हें एहसास होता है कि अब सिस्टम को बचाना चाहिए। आप खुद ही एहसास कर लिया करें, यहाँ तक नौबत ही ना आए कि सिस्टम को कोई ख़तरा लाक हो। तो इसमें अब ज़ाहिर अगर कानून और आइन की अमलदारी की बात है और उसमें किसी की हट धर्मी की वजह से उसका कानून को तस्लीम ना करने की वजह से, अदालती फ़ैसलों को तस्लीम ना करने की हट धर्मी की वजह से अगर सिस्टम को नुकसान पहुँचता है तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर उन्हीं को पर ही आयद होगी ना, जो हालात को इस नहज तक पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर है इस तनाज़र में जो आलमी मीडिया में जिस तरह ये मामला सामने आ रहा है, खुल के सामने आ रहा है, तो इसी पस मंज़र में ही है ना कि अगर यानी कि अथल पत्थल की कोई सूरत बन रही है तो उसमें फिर आलमी मीडिया को तो ज़ाहिर उनके अपने मुफादात होते हैं, अपने यानी कि वो देखते हैं कि किस हुकूमत किस हुक्मरान के साथ यानी कि स्मूथली यानी कि बड़ी ताकतों के जो अमेरिका ख़ास तौर पे उनके मामला चल सकते हैं, तो उसकी रोशनी में आलमी मीडिया जो है वो तब से करता है। तो अब उन्हें अगर ये हुक्मरान जो लाइक माइंडेड हैं अमेरिका के, इनका इक़्तिदार अगर ख़तरे में नज़र आ रहा है तो आलमी मीडिया की चीखों पुकार भी ज़ाहिर है फिर इसी तनाज़ुर में। राइट नाज़रीन, और ब्रेक में जाने से पहले एतजाज़ हसन साहब का एक बयान जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल भी है कि जर्नैलों के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, खदशा है तीसरी कुव्वत फ़ायदा ना उठा ले। एतजाज़ एहसन, और इस तीसरी कुव्वत के हवाले से जर्नैलों के एहतसाब के हवाले से भी बात करेंगे एतजाज़ साहब के बयान की रोशनी में, लेकिन पहले वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।
नवाइवक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर नोट फरमा लीजिए, नंबर आज कुछ तब्दील है और नंबर है 363-17568। एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा 363-17568। और हमारे साथ सही साहब आपकी वजह से पहले कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। नजीब साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, आप दोनों खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा नजीब साहब। बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम को मसाइल ने ढांप रखा है, जैसे आसमान हमारे ऊपर, आसमान ने हमें चादर की हुई है ना। तो मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं। तो ये मसाइल तो जरूरी नहीं तफसील में जाया जाए, बेशुमार है और सब हाईलाइट करता है, आपके चैनल्स भी हाईलाइट करते हैं, अखबारात भी करते हैं। मैंने अपनी नाक़िस अक़ल से सोचते हुए इसके कुछ सोचा और तज़किया किया कि क्या वजूहात है। तो एक वजह तो मुझे ये नजर आई कि हमें हुक्मरान जो मिलते हैं वो इस्लाम पाकिस्तान कुव्वतों के जो एजेंट और अलाकार हैं वो हमें मिलते हैं। उसके साथ साथ ये भी कि जो हमारे दीनी जमातें हैं वो फिरकों पर और मसलों के ऊपर बटी नहीं है, अलग अलग ईंटों की मस्जिद बनाई। और दूसरी वजह मैंने ये देखी कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है और कर दे इंशाअल्लाह हमारे, लेकिन हमने जिस तरीके से ढिठाई के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हराम को अपनाया हुआ है और हमने जनाब वाला आपके इसको अपनाया हुआ है बेहयाई फहाशी को, ये भी शायद अल्लाह ताला माफ कर दे। लेकिन जिस ढिठाई से हमने शिर्क और बिदात को अपने माशरे में फरोग दिया हुआ है, ये बड़ा बड़ा राइट। ठीक नजीब साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस पर बात करते हैं। एक और कॉलर भी शामिल करना चाहेंगे, लाहौर से हैं रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी, मेरी गुजारिश सवाल है आसिफ साहब से कि कराची में भी सुप्रीम कोर्ट का कई दिनों तक बेंच बैठा रहा और निशानदेही भी कर दी गई कि ये लोग टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं और बदतमीज भी हैं, लेकिन किसी को कोई काबिल जिक्र सजा नहीं दी गई। इसी तरह हमारे ये जो केस अब चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का, तो अभी तक किसी को कोई इस तरह की सजा नहीं दी गई कि जो सबके लिए इबरत का निशान हो। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है वो कोलैप्स कर गया? थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल रज़ाक साहब। इसमें पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्या कोलैप्स कर चुका है? क्या मुबहिम फैसले दिए जा रहे हैं या फिर ठोस फैसलों की जरूरत मौजूद है? ये अवाम की राय है, अवाम का सवाल है। पब्लिक परसेप्शन आप कह सकते हैं। जब जज्बात अवाम के इस तरह यानी कि एक तजस्सुस पैदा होता है, जज्बात ज्यादा वो यानी कि उम्मीदें ज्यादा पैदा हो जाती है एक सिस्टम के साथ, तो उसमें फिर थोड़ा सा जल्दबाजी का आंसर भी होता है। वो जल्दी लोग चाहते हैं कि इसका आउटकम जो है फौरन सामने। कराची के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई तो लोग ये कह रहे थे कि जब सारी सूरत हाल वाज़ेह आ गई है तो पिन पॉइंट करना चाहिए कि ये जिम्मेदार हैं और उनको फिर कार्रवाई में दायरे में लाना चाहिए था। लेकिन देखिए उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो एक किस्म की, मेरा ख्याल है वो एक डायरेक्शन जो समत एक थी वो मुतय्यन की थी सुप्रीम कोर्ट ने। वो जाहिर है जितने यानी कि हक़ाइक़ व शवाहद अदालत उज़्मा के सामने उस वक्त आए चीफ जस्टिस साहब के, तो उसकी रोशनी में वो एक किस्म का, मैं तो कहता हूँ कि वो एक किस्म का हिदायतनामा था, जजमेंट से ज़्यादा वो हिदायतनामा था। और यानी कि क्या करना चाहिए हुक्मरानों को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को हालात नॉर्मलाइज करने के लिए, वो उसमें सारी वो आप समझ लें कि वो हिदायत शामिल थी। उसकी रोशनी में अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दे दी है, तो उसकी रोशनी में जिन इदारों की जिम्मेदारी है अमन नाफिज करने की, कानून की अमलदारी कराने की, अब उनकी जिम्मेदारी है ना। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी के साथ अदा नहीं की, वो जिस तरह एक ये कबाते हैं कि वो सियासी अनासर जिस तरह उसमें हमारी इस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी में शामिल होते हैं, तो फिर तरजीहात बदल जाती हैं। तो इसमें अब ब्लेम, अगर सारा ब्लेम आप अदालतों पे डालना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल ये मुनासिब रवैया नहीं है। राइट, बिल्कुल सही। इसमें देखिए कानून की अमलदारी के कुछ तकाजे होते हैं, जो लीगल प्रोसेस है वो एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाता ना, वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है। किसी कदम पे अगर आप रोक के एकदम आगे जस्त लगाएंगे तो उसके नतायज भी फिर मेरा ख्याल तबाहकुन साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अब्दुल रज़ाक साहब ने जो सवाल उठाया तो उसका जवाब यकीनन अब्दुल रज़ाक साहब को मिल गया है। मिसेस जावेद साहब हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम भाई। जी वालेकुम सलाम। करूँगा कि ये आसिफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इधर किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती। इधर वो लोग जो हमारी सियासत को उछाल के इधर उधर उसका निकाल देते हैं चुमर, उनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। अभी इस पर भी हम बात करेंगे। तारिक साहब की कॉल शामिल करना चाहेंगे फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपके टीवी के जरिए ना अपील करना चाहता हूँ एतजाज एहसन साहब के।
हमारे ना लोड शेडिंग बड़ी हो रही है, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उन्हें कि हमारा भी वकील बन जाए, करप्ट लोगों के वकील बने, आवाम का भी वकील बन के दिखा दें एकदम। चल ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। एतजाज साहब से दरख्वास्त की है कि वो आवाम के वकील भी बन जाए। एतजाज साहब वहाँ क्या कहते हैं कि वो उन्होंने 10 रुपए की फीस ली है, 100 रुपए की फीस ली है प्राइम मिनिस्टर साहब से, बहुत इंतहाई सिंबॉलिक। तो ये अवाम का केस अगर उन्होंने लड़ना है तो मेरे ख्याल वो अगर अपने आप को भी अवाम की सफ़ों में शामिल करें, अगर वो इफ़ेक्ट होते हैं ख़ुद भी, जिस तरह अवाम अजियत बर्दाश्त करते हैं, ये लोड शेडिंग की, गैस और बिजली की और वसाइल से महरूमी की जो अजियत है, और जिस तरह फिर महंगाई का बोझ अवाम पे पड़ता है, जिस तरह ये पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में इजाफा करके इन्होंने मज़ीद महंगाई के रास्ते खोले हैं, तो अगर एतजाज साहब दर्दमंदी के साथ, वाकई मैं इनकी बात की तायद करूँगा और मैं खुद सिफारिश करूँगा एतजाज साहब से। एतजाज साहब मेरे उस्ताद भी हैं लकीली, अच्छा, तो मैं उनसे सिफारिश करूँगा कि आप अवाम के भी वकील बने और इस केस को भी एजिटेट करें और सुप्रीम कोर्ट में अवाम के हक के लिए, वो चूँकि पार्लियामेंट में नहीं है खुद, वरना वो पार्लियामेंट में अवाम के हक में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अब एक फोरम उनके पास है अदलिया का, ठीक है, तो वहाँ वो ज़रूर आवाज़ उठाएं। राइट, सलामत साहब हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा सलामत साहब। से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा जी, ये जो हमारी असेंबली में यदि अपना जो ये अपना आए हैं गलत, यानी अपना तरीके से, यानी अपना जो जाली डिग्रियां से, जैली डिग्रियों से जो आए हैं कामयाब होके, तो उन्होंने आइन की 62-63 दफा की यानी अपना पासदारी नहीं की और उनको यानी जैली डिग्री के तहत नाहिल करार दे दिया गया। तो क्या जो हुकूमत का, जो आवाम का उन्होंने नुकसान किया है, जो मुराद उन्होंने हासिल की थी, वो हुकूमत उनसे वापस लेगी? थैंक यू वेरी मच जी। अभी इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे और मिसेज रिया साहिबा की कॉल शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं समझी मेरी कॉल पहले जा रही थी जी, तो मैं बात करना चाहती कि ये इतराज ऐसा है कि जब मुशर्रफ से उनके लिए ये कहते थे कि इनको ये इतना हासिल नहीं है, ये नहीं, और सदर जरदारी के लिए अब वही इनकी कोई जुबान है और ये कहते थे चीनी सस्ती हो जाएगी, दलिया ज्यादा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अब देखे बिजली किधर गई, घरों में बिजली नहीं है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। प्लीज वहाँ तरफ भी देखें। थैंक यू वेरी मच मिसेज लिया साहबा। एतजाज हसन साहब के वो खिताबात, वो शेर व शायरी, अदलिया, बहाली तहरीक, सब लोगों के जहन में अभी भी जिंदा है, उनका एक एक जुमला जिंदा है। यही इन्हें सोचना चाहिए और बहुत दुख हुआ है लोगों के कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के वकील अगर अवाम ने तवक्कुआत एक इनकी यानी कि दलेरी के हवाले से, इनके जुर्मंदाना मौक़िफ़ के हवाले से इनसे अवाम ने तवक्कुआत वाबस्ता की हों और फिर एकदम उन्हें रिवर्स गियर लगता नजर आए इनकी जानब से, तो डेफिनेट डिसअपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, और उसी का एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई इस वाले से भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कहका बुलंद हुआ जब जस्टिस अतर सईद ने एतजाज हसन से कहा, वज़ीर-ए-आज़म आपके शागिर्द हैं, आपने उन्हें क्या पढ़ाया? एतजाज ने जवाबन कहा, मैंने पढ़ाया कि रूल्स ऑफ बिजनेस पर चलें। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा, आपने आउट ऑफ कोर्स पढ़ा दिया। जी सही साहब। हाँ, ये वाकई ये अच्छा एक जॉली मूड में अच्छा मुकालमा हुआ है और ज़ाहिर है जिसा मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ जो अदलिया के बेंचों में जो शख्सियात बैठी होती हैं उनके भी तो दिमाग है ना, आली दिमाग हैं, वो कानून ला नोइंग पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उन्हें ऊंच नीच का सारा पता होता है। सर, एक जो हमारे सबसे पहले कॉलर थे नजीब साहब, उनका सवाल रह गया था, वो यकीनन आपसे पूछना चाहूँ, हुक्मरान क्या अमेरिका के आलाकार हैं, दीनी जमातों का किरदार क्या है, और आप समझते हैं कि ये सारी जो बुराइयां हैं, शिर्क इस मुआशरे के अंदर प्रिवेल कर गया है, इस वजह से हैं, बिद्दतें हैं और शिर्क की वजह से है, हमने अल्लाह ताला को छोड़ दिया है और दूसरे नाउज़ुबिल्लाह दूसरे खुदा बना लिए हैं? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी। अब जहाँ तक हुक्मरानों के अमेरिका के आलाकार होने का मामला है तो इसके तो सारे सबूत अब तक सामने आते रहे हैं ना। अब अगर इन्होंने कोई थोड़ा सा एक स्टैंड लिया है ये सलाला चेक पोस्टों पर हमलों के बाद अमेरिका के मामले में, लेकिन उसमें भी अब यही इतलात आ रही हैं कि ये अब फिर डाइवर्ट होना चाहते हैं, फिर उधर ही करवट बदलना चाहते हो अमेरिका की तरफ ही यानी कि किबला और काबा जो है इन्होंने अमेरिका को जो बनाया है, तो सारी बातें उसी की वजह से ही पैदा हुई है ना कि एक जो मुस्लिम उम्मा का जो तशख़्ख़ुस है उसको छोड़ के अपने ईमान को यानी कि मैं तो ये कहता हूँ कि अपने ईमान को फ़रोख्त करने वाली बात है ये। अगर आप जिस तरह इन्होंने इस खातून ने जिस तजस्सुस का इज़हार किया था कि ये शिरक वाली बात जो है, तो ज़ाहिर ये शिरक ही है ना कि अगर हम
अल्लाह पे कनात छोड़ दें, अपने हज़रत नबी आखिरुज़्ज़मान का जो दीन आफाकी दीन है उसके शरीयत के जो तकाज़े हैं वो पूरे ना करें और तकाज़े अमेरिका के पूरे करना शुरू कर दें, उसके अहकाम उसकी डिक्टेशन पे अमल शुरू कर दें, तो फिर ज़ाहिर है यही फिर मुस्लिम उम्मा का यही असर होता है। राइट, बिल्कुल। तो ये वाकई एक लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, हम तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं जिनके कॉल्स आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की, जिनके कॉल शामिल नहीं कर सके उनसे माज़रत के साथ बढ़ते हैं आज के नवा वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम हुक्म अज़ां डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब का कॉलम है। आज उन्होंने लिखा है समझौता। देखते हैं कि अफसोस तो ये है कि हुकूमत, फ़ौज और अपोजिशन 3 माह तक एक नॉन इशू को ऐसे पेश करते रहे कि जैसे वो पाकिस्तान का नंबर 1 मसला हो। फिर अचानक चुपके से मरीज़ को करार कैसे आ गया, चारों तरफ खामोशी कैसे हो गई। क्या हमारी अस्करी और मदनी क़यादतों की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो अवाम को जवाब दें कि मेमो गेट पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्यों था, और फिर अचानक इस मसले से मुतालिक सारी पार्टियां और सारी क़यादतें ला ताल्लुक क्यों हो गई। देखिए, कॉलम की आखिरी लाइन हैं कि क्या कौम का ये हक नहीं कि उसे बताया जाए कि मुल्क के अहम तरीन इदारों के दरमियान कशाकश क्यों शुरू हुई, और मंसूर एजाज के हुसैन हक्कानी के खिलाफ इल्ज़ामात का पहले तो नहायत संजीदगी से नोटिस लिया गया और फिर अचानक ये तासुर दिया गया कि आपस में कोई समझौता हो गया है। तमाम कौम जानना चाहती है कि इख्तिलाफ किन बुनियादों पर था और अब समझौता किन बुनियादों पर हुआ है। डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हमारे साथ सईद आसिफ साहब भी तशरीफ फरमाए। जी डॉक्टर साहब, मेरा भी सलाम आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, समझौते के हवाले से बताइएगा कि क्या समझौता हुआ है मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से, जिसके बाद अब मंसूर एजाज भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, हुसैन हक्कानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले जा चुके हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए कि इस वक्त जो असल इश्यूज है कौम के, उनमें तो ये है कि मईशत बुरी तरह से डूब रही है। पूरे पाकिस्तान ने गुज़श्ता 60 बरस में 60 खरब के कर्जे लिए हैं, लेकिन इस हुकूमत ने बरस के अंदर 4 बरस के अंदर इस हुकूमत ने 50 खरब रुपए के कर्जे हासिल किए और उसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर 3 अरब के नोट छापे जा रहे हैं। असल इशू ये है, लेकिन रोज कोई ना कोई तमाशा जो है वो बनाकर कौम की तवज्जो उस तरफ की जाती है, और हैरत हमें उन इदारों पर है कि जिनका पाकिस्तान में बेहद एहतराम पाया जाता है। लोग उनकी बात को बड़ी संजीदगी से सुनते हैं और उनकी बात को बड़ी अहमियत देते हैं। उन्होंने भी पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने जाकर खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा जी कि ये बड़ी संजीदा बात है कि पाकिस्तान की अफवाज के बारे में ऐसी बातें अमेरिका में जाकर कही गई हैं कि जिससे पाकिस्तान के वकार को बड़ा धचका मिला है। उसके बाद ये कि वो अमेरिका में जो सफीर थे पाकिस्तान के हुसैन हक्कानी साहब को बुला लिया गया, कमीशन तश्कील दे दिया गया, मंसूर एजाज जो गवाह थे उनको पाकिस्तान लाने की बातें होती रही। हुकूमत ने उनसे कहा कि अगर मंसूर एजाज आएंगे तो हम उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर कहता कि ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनेगा, ना उन्हें यहाँ पर कोई गजन पहुंचेगा, वो आएंगे चले जाएंगे बड़े इत्मीनान से, हम गारंटी देते हैं। उस सारी बात को उलझाया गया और फिर अचानक ये महसूस हुआ कि कोई आपस में समझौता हो गया है। न वो इस्तिगासा वालों ने अपनी बात पर जोर दिया, न उन इदारों ने आगे बढ़कर ये बात कही कि वाकई ये तो बड़ा अहम मामला था, बड़ा सेंसिटिव इशू था, और उसके बाद जो मुल्ज़म थे उनको नहायत एहतराम के साथ मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। तो कौम ये पूछना चाहती है कि अगर ये नॉन इशू था तो इसको क्यों उठाया गया, इसको क्यों बढ़ाया गया, इसको क्यों क्लाइमेक्स पे जो है वो पहुंचाया गया, और अगर ये इशू था तो इसको क्यों इस तरह से जो है वो दबा दिया गया। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब। समझौता के बाद से आज का कॉलम बहुत अहमियत का हामिल है, आप जरूर पढ़िएगा, और जो सवाल उठाया है इसके यकीनन जवाब की मुतलाशी हैं पाकिस्तान की आवाम। बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। आज का नया वक्त इदारिया है कि नेटो की खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की बराह रास्त मुआवनत के लग़्व और कबीह इल्ज़ामात
अब अमेरिका की जंग में साथ देने का कोई जवाज नहीं है। BBC के मुताबिक नेटो की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की बराह रास्त मुआविनत हासिल है। अफगानिस्तान में तालिबान का जोर टूटा नहीं, उन्हें अफगानिस्तान की अवाम में बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल है। रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान को अहम रहनुमाओं के ठिकानों का इल्म है। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की आला क़यादत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का अमल भी जारी है। अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेज के इनखला के बाद पाकिस्तान के ताउन से तालिबान दोबारा काबिज हो जाएंगे। ये वो इल्जाम है जो लगाए गए हैं पाकिस्तान पर। और इदारे की अगली लाइन्स ये हैं कि आज पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली अमरीकी जंग की शोलों की लपेट में है। इस जंग में जहां अमरीका और इत्तहादियों की सलीबी सोच कार फरमा है, वहीं हामिद करजई की पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियों और बेबुनियाद इल्जामात का अमल दखल भी है। मजीद इदारिये पर हम राय लेना चाहेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब से। जी सही साहब। जी शाम साहब, ये जो बात है अमेरिका ने जिसका इल्ज़ाम लगाया कि ये तालिबान की यानी कि इन्हें तालिबान को इनकी पाकिस्तान की हिमायत हासिल है अस्करी हवाले से, तो ये ऐसी बातें हैं कि अब देखिए ना, अगर अमेरिका खुद तालिबान के साथ सिलसिला जुनबानी शुरू करे, मुज़ाकरात में पेशरफ्त करे, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। उसमें उसे कुछ नज़र नहीं आता कि आपका जो स्टैंड था, आपने जो एक यानी कि यहाँ तबाही और बर्बादी की यानी कि दहशतगर्द के खात्मा के नाम पे जिनके खिलाफ आपने यहाँ तहस नहस किया, तोरा बोरा बनाया, तो उन्हीं को आप यानी कि अपनी महफूज वापसी के लिए अगर उन्हीं को आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाकर उनके साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बात आती है कि यहाँ इलाकाई अमन व सलामती की खातर अगर इन्हीं तालिबान के साथ मुज़ाकरात कोई अमन जिरगा कर लिया जाए, तो ये इन्हें एक आंख नहीं पाता अमेरिका को, फिर उसे सेबोटाज करने के लिए मुख्तलिफ हरबे मुख्तलिफ कंडे इख्तियार करना शुरू करते हैं। माजी में भी ऐसे होता रहा है, कई अमन जिरगे जो अमेरिका ने खुद कुछ हमले के ज़रिए एक अमन जिरगे को उड़ा दिया गया था। तो इस तरह ये अब भी ऐसे ज़ाहिर एक फिजा बन रही है ना कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब उस राह पे संजीदगी से चलने की एक सोच पैदा हुई तो अमेरिका ने ये शोशा छोड़ दिया। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम जो है तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की राह पे ना आए और उनके साथ मुसलसल बरसरे पैकार रहकर अपनी मईशत का, अपने अवाम का खून बहाते रहे, मईशत का बेड़ा गर्क करते रहे। तो ये अमेरिका के वक्त आ गया कि अमेरिका की जंग से बाहर निकला जाए और पूरी कौम इस पर मुत्तहिद है, इस पे मुत्फिक है कि बिल्कुल ये अमेरिका की जो जंग है ये हमारी जंग तो है नहीं, और यानी पराई आग में अगर हम कूदेंगे तो अपने हाथ पांव ही काले करेंगे। तो सही साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अहम मौजूद पर आपसे इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में भी बात होगी। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। कायद-ए-आज़म ने इजलास मुस्लिम लीग लखनऊ 31 दिसंबर सन 1916 को फरमाया था कि इस्लामी तालीमात की दरख्शंदा रिवायात और अदबियात किस अमर पर शाहिद हैं, सवाल ये निशान। दुनिया की कोई कौम जमहूरियत में मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती जो अपने मजहब में भी जमहूरी नुक्ताए नज़र रखते हैं। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरे लिए भी, आपके लिए, हम सब के लिए मिशल रहा है एहतशाम रहमान के नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।